नाउ द टाइम फॉर टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। अब यहां ध्यान दो वर्ड्स पे फिर से। टू डायमेंशनल जैसे बोला था एक्स और वाई आ गया, बात अब प्लेन की हो गई। ठीक है, प्लेन मतलब एक्स और वाई से जो सरफेस बनता है वो क्या होता है, प्लेन। जैसे एक बोर्ड है प्लेन, आपने डायमेंशन अच्छे से समझ लिया होगा। यदि मैंने एक बुलेट से गन से बुलेट फायर किया तो बुलेट कैसे जाएगी, एक ही सीधी लाइन पे जाएगी, वो वन डायमेंशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे कोई चीटी चल रही होगी तो क्या होगी, टू डायमेंशन, क्योंकि ऐसा थोड़ी सीधी चलेगी। लेकिन आपके रो में कोई बटरफ्लाई उड़ रही होगी तो थ्री डायमेंशन। डिफरेंस क्लियर, डायमेंशन एकदम क्लियर है। यस सर। तो तीन डायमेंशन पता होना चाहिए था। फोर डायमेंशन इज टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लेकिन अभी उस पर नहीं जाना, तीन डायमेंशन भी रहो क्योंकि अभी आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स। आप फ्रेंडशिप कर रहे हो 11th में, फिजिक्स से फ्रेंडशिप कर रहे हो, दैट्स इट। आप समझ रहे हो 11th के फिजिक्स बेस है। एक बात ध्यान रखना, 11th के फिजिक्स 12th की फिजिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपकी नजर कंपटीशन। हाँ, 12th पास करके फिर सो जो भी आपका हो तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स के साथ आगे बढ़ रहा है तो 11th और 12th बेस है। और 11th में तकलीफ भी ज्यादा इसलिए होती है कि अपन टाइम मोड से आते हैं तो हमारा ग्रास्पिंग लेवल धीरे धीरे होता है। फिर एक हर सब्जेक्ट का एक सोचने का तरीका होता है, एक एटीट्यूड होता है। तो फिजिक्स का एटीट्यूड बनने में टाइम लगता है, हम चीजों को सोचें कैसे। ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए न्यूटन बन के सोचो, कुछ देर आइंस्टाइन बन के सोचो, कुछ देर आपको उसमें सोचना पड़ेगा, तब जाके आप उसे रिलेट करोगे ना। और ये सब्जेक्ट एवरेज लोगों के लिए नहीं है। यू आर लकी कि आप दुनिया के सबसे शानदार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उसको आप फील नहीं करोगे तो फिर आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे। एक गरीब आदमी था, एक किसान था, उसको खेत में हीरा मिल गया, हीरे का खजाना मिल गया। उसके खेत में बहुत सारे हीरे थे, उसको पता ही नहीं था हीरे थे, उससे कौवे भगा था। पता नहीं था ना, पत्थर मारता था हीरे से, उसको पता नहीं था दे आर डायमंड्स। फिर कोई आया, उसने बताया डायमंड है, तेरा खेत जितनेगा नहीं, एक पत्थर उतरेगा। ऐसा संभाल के पूरे रखा। वो जो पर्सन आया था मैं हूं, वो खेत वाले आप। ठीक है, फिजिक्स डायमंड है, एक एक थ्योरम, एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट डायमंड है। हाँ, कर लेंगे करते हो। आज वो पर्सन ने बता दिया, समेट लेना पूरा खजाना। ठीक है, तो यहाँ आप बेसिकली वो डायमंड्स को इकट्ठा करने आ रहे हो और एक क्लास एक खेत है। इज इट क्लियर? अब आप इंटेलिजेंट किसान बनते हो कि बुद्धू किसान बनते हो, आपकी बात। वी आर टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। भूलना नहीं बेटा कि इलास्टिक ही पढ़ रहे हैं, मतलब लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, लेकिन डायमेंशन बदल जाएगा। सपोज एक बॉडी है, एक और बॉडी है कि कोलिजन करना तो दो बॉडी होना चाहिए, तब तो कोलिजन होगा। दोनों एक डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट में फर्क है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं ये कैरम की गोटी है और मैंने स्ट्राइकर से इसको यहां हिट किया तो सीधा जाएगा कि इधर जाएगा। क्यों तिरछा गया? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन और जो मोशन की लाइन थी, दोनों में फर्क था, इसीलिए सीधा जाने के बजाय तिरछा गया। और ये से टकराने के बाद ये भी इधर जाएगा। बिल्कुल पक्की बात? यही हम करने जा रहे हैं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन से नहीं है। इसीलिए अब क्या होगा, पहले दिन का लिख लो। बिफोर कोलिजन अपन सिंबल वही यूज करते, कितना होगा ह्यूमन, ये कितना होगा, इसका मास कितना मानेंगे, इसका। ये सिचुएशन किसकी, बिफोर नो सब दोनों का मास से नहीं, यहाँ अलग लगे, मास से वाली कहानी खत्म होगी। अब एक नया कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है, उसमें भी होगा नहीं होगा अलग चीज है। हालांकि 2D आपको सिलेबस में बहुत कॉम्पैक्ट है, बस न्यूमेरिकल के लायक बहुत डिटेल में नहीं हो रही है। तो एक्चुअली मैं फॉलो वही कर रहा हूँ जो रेफरेंस बुक है और जो नोट्स आपको आ रही है, तो उसी नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत बताते चल रहा हूँ, लेकिन बेस जो अपना ट्रैक है वो आपकी नोट्स है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने नोट्स हाथ में रखी हुई। इस नोट्स में जो है मैं वही समझाऊंगा, पहले बोला, क्योंकि एक तो दो प्रॉब्लम है, एक तो टाइम बहुत कम बचा है और हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा बचा है। हमको टाइम से करना है, वो तो जितना है हम इतना पहले अच्छे से समझ लें
और चूंकि ये डिजाइन जो है नोट्स, ये सर का कई सालों का अनुभव है, तब ये डाटा कलेक्ट किया गया है। क्योंकि ध्यान रखना लाइफ में कि जब कंपटीशन देते हो तो क्या पढ़ना है उससे जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट्स जो डिजाइन है बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है, एक एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा डिजाइन है, सर ने जो डिजाइन किया है। ये वैसे के लिए सर के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई अपन इसी नोट्स को फॉलो करेंगे। इससे हम एक्स्ट्रा फिलहाल कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, लैक ऑफ टाइम भी है और एक एक्सपीरियंस पर्सन की नोट्स भी। इज इट क्लियर? नो, अब इस सिचुएशन को सोचें। मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इफेक्ट सेम नहीं है। इसका मतलब है कि जाना अगर सेम होता तो ऐसे जाता, ये बात तो पक्की है। अगर 1D होता तो ऐसे जाता, पर चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए ये वाली बॉडी यहां से ऐसे चलेगी। पक्की बात? इस केस में जिससे जाना था उससे कितना एंगल बनाया? अभी थीटा ले लेते हैं, ठीक है। जब 2 थीटा आएंगे थीटा 1 थीटा 2 जाएगा। अब ये बॉडी पहुंच गई यहां। इस समय इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में होगी? ऐसी होगी। क्या नाम देते? v2। और यहां से जो बॉडी गई ऐसे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1। मास बदलेगा क्या? अभी भी ये m1 है और ये क्या है? इसको मान लेते हैं θ1, इनको मान लेते हैं θ2। पहले वाले का θ1 और सेकंड वाले का θ2। एंगल जरूरी नहीं कि सेम बनेगा, डिफरेंट एंगल हो सकता है। डायग्राम में बैठाओ। यहां तक अभी हमने केवल कोलिजन समझा, ठीक है। ऐसा कोलिजन होगा 2 डायमेंशनल कोलिजन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, कोलिजन हुआ, ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में निकलेगी, ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में निकलेगी। हमारे लाइफ में स्ट्राइकर जब मारता है कैरम को, गोटी इधर जाती है, स्ट्राइकर इधर जाता है, वही चीज टक्का। लेकिन बेटा ध्यान रखो, यहां पे जो वेलोसिटी क्या x के पैरेलल है? x के डायरेक्शन के पैरेलल है? क्या उसका डायरेक्शन x पे नहीं है? क्या उसका डायरेक्शन y पे नहीं? इस केस में आपने वेक्टर पढ़ा होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। पढ़ा है वेक्टर? हमें उस केस में उसके हॉरिजॉन्टल और वेक्टर कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, तो हमें इनके भी हॉरिजॉन्टल और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है? ठीक है? वेक्टर सबको अच्छे से बनते हैं। तो जो पहली बॉडी है इसके लिए अपन सोचते हैं इस लाइन के पैरेलल, मैंने यहां पे एक लाइन ली। अब मुझे बताओ जितना एंगल है, इस डायग्राम में थोड़ा क्लैरिटी बढ़ा देता हूं ताकि लाइन आपको समझ में आए। ये ऐसी थी सीधी, यहां पे क्या बना था? θ1। ये एंगल और एंगल सेम होगा या नहीं होगा? एकदम क्लियर है? दोनों एंगल सेम होंगे? अब इस वेक्टर का, अब आप इसको वेक्टर मानो, ये वेक्टर है, इसके हमको दो कंपोनेंट चाहिए। ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। थीटा इस साइड है, थीटा के साइड में कॉस कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसे हम क्या बोलेंगे? v1 और इसका क्या हो जाएगा? v1। मतलब ये जो v1 था, वेक्टर v1 के 2 कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर v1 के 2 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v1 cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज v1 sin थीटा। जैसा इसके लिए था इसके लिए भी होगा। तो इसे मैं लिख दूं यहां पे जो दो कंपोनेंट्स थे, दिस इज v1 cos थीटा 1, ठीक है। और इसे क्या लिख दूं? v1 sin थीटा। अब एग्जैक्टली इसके लिए बताइए, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, थीटा 2 हो गए। इसका नाम क्या होगा? v2 cos थीटा 2। इसका क्या होगा? v2 sin थीटा। बहुत मुश्किल काम है? एकदम सिंपल है। अब इस डायग्राम के बेसिस पे, लेकिन ध्यान रखो हमने बोला था कोलिजन कैसा भी
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा, और इलास्टिक है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, क्योंकि हमारी हेडिंग है 2 डायमेंशनल इलास्टिक। कोलिजन मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, इलास्टिक है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। तो इसके आधार पर हमको कैलकुलेशंस करना है। रेडी? डायग्राम सबको क्लियर है? तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस, मतलब पहले किस कंपोनेंट पे काम करेंगे? पहले हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसका कैलकुलेट। बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन और कंजर्वेशन आफ्टर कोलिजन सेम होगा। तो बिफोर कोलिजन कंजर्वेशन कितना होगा? मोमेंटम कितना होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है, इसका मोमेंटम कितना होगा? पहली बॉडी का कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी ना, कितना होगा? m1 u1 प्लस m2 मोमेंटम ऑफ मोमेंटम बिफोर टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। सिस्टम का है ना, बॉडी का बॉडी दोनों का। आफ्टर के लिखा होगा, यही आपको निकालना, और इससे मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आप बता दें क्या लिखते हैं। मैंने बोला एक्स एक्सिस के अलांग वाला कंपोनेंट लेना, वाई वाला नहीं लेना। बोलो जल्दी। m1 तो रहेगा, m1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? क्या हो जाएगा? v1 cos थीटा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि x एक्सिस के अलाउंग v1 नहीं है, v1 cos थीटा। v1 के तो दो टुकड़े हो गए, तो x एक्सिस के अलाउंग समझ में आया? प्लस m2 यहां हो गया m2, x एक्सिस के अलाउंग v2 cos theta 2, cos theta 1। वेरी गुड। कोई डाउट इस पर? नो सर। एकदम क्लियर? यस सर। नाउ अगर हम ले y एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ momentum along y axis क्या होगा? y axis के along इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? ये तो x पे चल रहा था ना। यस सर। बिफोर कोलिजन y पर कोई भी कंपोनेंट है क्या? देख लो अच्छे से, y पर ये x पे चल रहा है, मतलब इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी x पर है, तो y पर है इसकी वेलोसिटी? नो सर। इसकी कोई वेलोसिटी y पर है? नो सर। मतलब y का कोई कंपोनेंट नहीं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन y का कोई कंपोनेंट नहीं। इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन y कंपोनेंट कौन कौन सा बताओ? m1 v1 sin, लिख दो। m1 v1 sin थीटा प्लस m2 बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बेटा, जल्दी खत्म कर दे, मुश्किल है ही नहीं सोचना। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सारे स्टेप्स। अब इसके बाद अपन बात कर ले काइनेटिक एनर्जी की। तीसरे स्टेप, दोनों स्टेप्स क्लियर है? यस सर। तीसरा होगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम होगी। मैं लिख दूं चलेगा? नोट्स तो आपके पास है ही, बोलो क्या लिखूं मैं? बाय द
कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। क्या होगी इसकी? कितनी होगी? 1/2 एंड u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 बोले m1 v1। यहाँ कोई ऑर्थोगोनल नहीं ले रहा। 1/2 m2 v2। बेटा एक एनर्जी है, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है क्या? तो कहा है उसको जबरदस्ती उसका चेंज फाड़ कर रहे हो। वेक्टर कंपोनेंट्स को चेंज फाड़ करनी पड़ती है। डॉक्टर बनो लेकिन तभी पोस्टमार्टम करना जब किसी के डेथ हो जाए, जिंदगी खत्म कर देना। समझ गया? इसीलिए यहाँ पे वेक्टर नहीं लिया है, एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। कितना इंपॉर्टेंट है कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर समझना। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा कि ज्यादा? ठीक है। तो अब इसके बाद अपन एक और डेरिवेशन देखेंगे। यहां तक कोई डाउट? 100% एग्जाम में कर लोगे?